नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट बनाएगा रही, जिसमें हम आज बात करेंगे इनकम टैक्स की, यानी कि आप अपनी आय पर जिस कर का भुगतान करते हैं। हर तबका, हर उम्र और हर सैलरी का आदमी, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, मिडिल क्लास हो, यही उम्मीद करता है हर बार के बजट से कि उसकी जो कर देने की सीमा है उसमें रियायत दी जाए, ताकि वो कम से कम कर अदायगी करे और उसकी जो सेविंग है उसमें इजाफा हो सके। लेकिन इस बार के बजट में क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, बताने के लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन जी मौजूद हैं, लेकिन साथ ही मौजूद है शर्मा परिवार भी, जिसमें हमारे साथ एक महिला है, एक पुरुष है और साथ ही एक सीनियर सिटीजन भी, जिनकी अलग अलग तरह की इनकम है और अलग अलग इनकम ब्रैकेट में वो आते हैं। कितना बनता है उनका इस ब्रैकेट के अनुसार कर और क्या उनको राहत मिल पाएगी इस साल के बजट में, ये बताने के लिए जैन साहब हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इनकम टैक्स यानी बजट का सबसे आखिरी और दिलचस्प ऐलान। देश के करीब 3.5 करोड़ करदाताओं की जेब में कितनी रकम इस साल बचेगी, इसका फैसला वित्त मंत्री का टैक्स छूट का ऐलान ही तो करता है। इस साल भी सबसे ज्यादा उम्मीद करदाताओं को ही है। कहीं ना कहीं मैं एक कॉमन आदमी के नाते सोच रहा हूँ कि अगर जो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है अगर वो रीलुक की जाए और बढ़ाई जाए तो मुझे लगता है कि एक कॉमन आदमी के लिए बेहतर होगा। तो मैं बजट में यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी जो डिफरेंट लिमिट टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है वो इंक्रीज़ की जाए, रीलुक की जाए, और ताकि हम लोगों को भी एक बेहतर लाइफ में जीने का मौका मिल सके। इन उम्मीदों पर क्या कहता है वित्त मंत्री का बजट बक्सा, इसका तो अभी इंतजार ही करना होगा। लेकिन उम्मीदों की झड़ी नोटबंदी के बाद इस बार कुछ ज्यादा ही है। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट इको रैप की, जिसने करदाताओं के लिए उम्मीदों का पिटारा ही खोल दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए सालाना कर सकती है। एटीसी के तहत चुनिंदा निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया जा सकता है। बैंकों में 5 साल की जगह 3 साल की एफडी को टैक्स छूट के दायरे में लाया जा सकता है। होम लोन के ब्याज भुगतान पर आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। गवर्नमेंट को इसके अंदर और रिबेट देनी चाहिए, टिल पोजीशन तक रिबेट मिलनी चाहिए, 100% रिबेट की। इंटरेस्ट रेट जो है 100% मिलना चाहिए पोजीशन तक। दरअसल इस रिसर्च रिपोर्ट का आधार बेहद पुख्ता है। इसने कुछ सटीक आंकड़ों के बूते पर ही ये उम्मीद जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स में ये सभी छूट देने से सरकारी खजाने पर 35,300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन काले धन के ऐलान की योजना आईडीएस से सरकार करीब 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स वसूली कर सकती है। इसके साथ ही नोटबंदी से निरस्त देनदारी की वजह से भी करीब 75,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आ सकते हैं। जानकारों का भी मानना है कि टैक्स में रियायतों की मौजूदा वक्त में बेहद जरूरत है। सबसे पहले देखिए, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अभी 2.5 लाख है, जो कि कुछ समय से बदली नहीं है। ये एक ऐसा प्रावधान है जहाँ पे लिमिट मुझे एक्सपेक्टेड है कि सैलराइड क्लास एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 4 लाख तक चली जाएगी। इसके अलावा एटीसी के प्रावधान हैं, 1.5 लाख अभी डिडक्शन की लिमिट है। वहाँ पे चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है, 1.5 लाख की लिमिट ज़्यादातर सैलराइड क्लास पर्सनस के लिए वो पीएफ में ही एडजस्ट हो जाती है। टैक्स एडवाइजर कंपनी ईवाई ने भी बजट से पहले एक सर्वे के जरिए लोगों की राय जानी। इस सर्वे में शामिल 81.42% लोगों का मानना है कि कॉर्पोरेट टैक्स की मौजूदा दर को 30 से घटाकर 25% कर देना चाहिए। सर्वे में शामिल 60% लोगों ने आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की है। 36% लोगों के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा आमदनी पर लगने वाला 30% टैक्स घटाकर 25% किया जाए। जाहिर है सरकार इतनी रियायत तो एक साथ देने की क्षमता नहीं रखती, लेकिन वो देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाकर छूट की भरपाई करने का इंतजाम कर सकती है। फिलहाल देश में 3.3% लोग ही टैक्स जमा करते हैं, जबकि सिंगापुर में 39%, अमेरिका में 46% और न्यूजीलैंड में 75% आबादी टैक्स भरती है। ऐसे में भारत में अगर केवल 7% जनता ही टैक्स के दायरे में आ जाए तो सरकारी राजस्व में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। अब सबकी नजरें वित्त मंत्री की तरफ टिकी हुई हैं कि वो बजट में करदाताओं की उम्मीदों को पूरा करते हैं या नहीं।
तो आपने देखा किस तरह की उम्मीद इस बार लोग बजट से लगाकर बैठे हैं इनकम टैक्स को लेकर। जो अलग अलग स्लैब्स हैं उसके हिसाब से क्या उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शर्मा परिवार मौजूद है। और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की महिला मुखिया से, क्योंकि महिलाएं बहुत दिलचस्पी रखती हैं कई बार बजट से, खासतौर पर वो महिलाएं जो कमाऊ हैं और जो घर एक फिक्स सैलरी लेकर आती हैं, उनके लिहाज से किस तरह से इस बार का बजट खास होगा, जानने के लिए हमारे साथ रुचि शर्मा जी मौजूद हैं। रुचि, पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ काम करती हैं और आपकी जो सालाना इनकम है वो कितनी है? मेरी सालाना इनकम है 12 लाख रुपए और मैं हडको में काम करती हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग है, हाउसिंग के सेक्टर में हम काम करते हैं। तो रुचि की सालाना इनकम तकरीबन 12 लाख रुपए है। इस लिहाज से हम जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट वेद जैन जी से कि उनकी मौजूदा टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है सर, और आने वाले वक्त में यानी कि इस बार के बजट के बाद कुछ राहत या फिर आफत? देखिए, जो मैं समझ रहा हूँ रुचि जी की जो इनकम है इस समय 12 लाख रुपए साल यानी कि 1 लाख रुपए महीने की है। और क्योंकि ये हुडको में काम करती हैं तो नेचुरल सेविंग भी करती होंगी, प्रोविडेंट फंड भी कटता है और उसके साथ में कुछ उन्होंने अपना ये फ्लैट है तो उसके लिए हाउसिंग लोन लिया हुआ है। तो एक तो 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है जो ATC हम कहते हैं, और हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है आज की डेट में 2 लाख रुपए की छूट मिलती है। और पिछले साल सरकार ने एक 50,000 रुपये की स्कीम NPS नेशनल पेंशन स्कीम में दी थी, वो मेरे ख्याल पब्लिक सेक्टर कंपनी में काफ़ी पॉपुलर है, तो उसके नाम का भी इनको छूट मिलती है। तो मैं दोनों बातों को तीनों को लेकर चलूँ तो 8 लाख रुपए की इनकी इनकम टैक्सेबल बनती है। और आज की डेट में अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए तो उसके हिसाब से इनकी इनकम के ऊपर लगभग 1,15,000 रुपये का टैक्स आता है। और 1,15,000 का अगर उसको सरचार्ज मिला लें तो 1,20 लगा के 10,000 रुपये महीने का लगभग इनको टैक्स लगता है। अब आपका दूसरा सवाल है कि ये 2017 के बजट में क्या उम्मीद कर सकती हैं। इस साल कुछ उम्मीदें ज़्यादा हैं कि क्योंकि मोदी जी ने अभी पिछले 7 दिनों में काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं टैक्स में, टैक्स इलेक्शन होने की उम्मीद है। तो लोगों को ऐसा मानना है कि अब की बार जो बेसिक एग्जम्पशन है जो वर्ग के 2.5 लाख से 5 लाख होने की उम्मीद है, और जो स्लैब है 5 से 10 लाख का वो जो 20% की बढ़कर वो 10% का हो जाएगा। तो अगर मैं इनकी 12 लाख के इनकम पे वही 4 लाख की छूट मान के चलूँ, और अगर ऐसा हो जाता है तो इनके ऊपर जो टैक्स की छूट है वो 1,20,000 से घटकर सिर्फ 30,000 रुपये रह जाएगी। 5 लाख की एग्जम्पशन और 5 से 8 लाख तक 10% 30,000 की हो जाएगी। 90,000 रुपये की छूट मिलेगी जो अपने आप में 7,500 रुपये महीने से होगी। एक काफ़ी भारी छूट आएगी इनकी, अगर ये बजट ड्रीम बजट जिसे हम कह रहे हैं आने की उम्मीद है। तो ऐसे में वेद जैन जी ये बताइए कि कहाँ रुचि इन्वेस्ट करें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स में रियायत मिल सके? हाउसिंग लोन के ऊपर काफ़ी छूट आ सकती है इंटरेस्ट की, जो अभी 2 लाख है वो बढ़ के 3 लाख या 4 लाख हो सकती है, क्योंकि मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक। उसमें इस बात को देखते हुए मुझे लगता है कि इस साल हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे काफ़ी छूट आएगी जो इनको बेनिफिट हो सकता है। तो बेनिफिट महिलाओं को ज़्यादा इस बार हो सकता है, क्योंकि खासतौर पर प्रधानमंत्री का फोकस महिलाओं और बच्चों पर रहता है, इस लिहाज से रुचि जी खुश हो सकती हैं। लेकिन उनके पति भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुदीपन शर्मा जी। सुदीपन, ये बताइए कि आप कहाँ काम करते हैं और सालाना जो इनकम है आपकी वो औसतन कितनी है? मैं वेन इन्फोसॉफ्ट में काम करता हूँ, ये एक IT फर्म है और मेरी लगभग जो है 15 लाख के आसपास एनुअल इनकम है। तो आपने सुना कि सुदीपन शर्मा जी की सालाना इनकम औसतन 15 लाख रुपए के आसपास है। ऐसे में उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है और क्या इस बार के बजट से वो कुछ उम्मीद करें? क्योंकि महिलाओं के लिए तो वेद जैन जी आपने काफ़ी कुछ बता दिया कि वो इस बार खुश हो सकती हैं, लेकिन पुरुषों के लिहाज से भी क्या कुछ होगा इस बार के बजट में? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी इनकम टैक्स में महिलाओं और पुरुषों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना महिलाओं को कोई फायदा है ना पुरुषों को कोई नुकसान है। लेकिन सुदीपन जी के बारे में क्योंकि इनकम 15 लाख रुपए की है तो स्वाभाविक है कि ये टैक्स अपनी बीवी से ज़्यादा देते हैं, और वो टैक्स ज़्यादा देने का कारण यह है कि इनकम ज़्यादा है। अब 15 लाख रुपए की अगर इनकम है तो इनको भी वही बेनिफिट मिल सकता है 1.5 लाख रुपए का जो सेविंग का होता है, प्रोविडेंट फंड का, LIC प्रीमियम वगैरह का। इसके साथ साथ वही नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर भी 50,000 रुपये की इनको छूट मिल सकती है। हाउसिंग लोन की भी वही 2 लाख रुपए की है। तो अगर इन सब बातों को ध्यान में रख के चला जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो इनकम टैक्सेबल होगी वो लगभग 11 लाख रुपए के करीब आएगी। और 11 लाख रुपए की जब हम इनकम की बात करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स आज की डेट में लगभग सरचार्ज को मिला लिया जाए तो वो लगभग 2,10,000 रुपये के करीब का आता है, जो लगभग मैं अगर थोड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन करके चलूँ तो ये मान के चलना चाहिए कि वो लगभग 18,000 रुपये महीने के करीब का टैक्स बनता है। अगर 18,000 रुपये महीने का टैक्स आज की डेट में दे रहे हैं तो जैसा मैंने कहा कि इसमें बजट में कोई भारी छूट की उम्मीद है 2.5 लाख से 5 लाख जाने की, और 5 से 10 लाख तक जो स्लैब है वो 10% का हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो सुदीपन जी के लिए बहुत बड़ा बोनंजा आएगा,
और इनकी इनकम के ऊपर टैक्स केवल 70,000 रुपये रह जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए 2,10,000 से 70,000 रुपये आ जाएंगे और लगभग 12,000 रुपये महीने की छूट मिलती है, तो एक बहुत भारी छूट की हो जाएगी। और 7,500 रुपये बहन जी को इनको मिलती है और 12,000 आपके हो जाएंगे, तो परिवार में 20,000 रुपये महीने की इनकम बढ़ जाएगी और वो इस बजट से मिल सकती है। तो अगर आप भी रुचि और सुदीपन की तरह 12 लाख सालाना और 15 लाख सालाना की इनकम ब्रैकेट में आते हैं तो वेद जैन जी के अनुसार आप भी इस बार राहत की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस फैमिली, इस परिवार के मुखिया भी इस वक्त हमारे साथ हैं, एन.एस. शर्मा जी। आप बताइए, आप रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ऐसे में आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, किस तरह की स्कीम्स, या फिर कैसे आपकी इस वक्त कितनी सालाना है? मेरी सालाना इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 9 लाख रुपए है, इंक्लूडिंग पेंशन एंड अदर सोर्सेज, और मैं इन्वेस्ट करता हूँ इंश्योरेंस में एंड इधर उधर कोई। देखिए शर्मा जी की जो आज की डेट में मैं समझ रहा हूँ कि जो इनकम है वो 9 लाख रुपए तक की है और 1.5 लाख रुपए की स्वाभाविक है ये छूट ले रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह की। और मैं समझता हूँ कि शर्मा जी सीनियर सिटीजन है तो मेडिक्लेम का भी 30,000 रुपये का इनको बेनिफिट मिलता है, तो इस बातों को, और 10,000 रुपये की वैसे भी एक इंटरेस्ट के ऊपर छूट मिलती है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि 7 लाख रुपये की इनकम टैक्सेबल बनती है और सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। और उसके बाद अगर मैं टैक्स रेट 10% और 20% से कैलकुलेशन करूँ तो लगभग 60,000 रुपये का टैक्स बनता है। और अगर ये जो बजट हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें जैसे ड्रीम बजट आ रहा है जिसमें 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन है, तो स्वाभाविक है कि सीनियर सिटीजन की जो एग्जेम्पशन है वो 3 लाख से बढ़ के 6 लाख पे जाएगी। और 7 लाख की इनकम है तो सिर्फ 1 लाख के ब्रैकेट के ऊपर 10% का टैक्स लगता है जो 10,000 रह जाएगा, वो भी अपने आप में बहुत भारी छूट होगी। लेकिन ये साथ के साथ है शर्मा जी की उम्र जो इस समय है वो मेरी ख्याल लगता है लगभग 80 वर्ष के हैं। अगर 80 वर्ष से कम है तो ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं और 80 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो ये वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। उसके ऊपर आज की डेट में 5 लाख रुपए तक की छूट है और सरकार ये जो बजट पेश करने जा रही है अगर वो सीनियर सिटीजन की 6 लाख करती है तो स्वाभाविक है कि सीनियर सिटीजन की 8 लाख से कम नहीं कर पाएगी। तो शर्मा जी के पूरे परिवार के लिए काफ़ी राहत भरी खबरें हैं अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है इस बार के बजट में। और अगर आप भी अपने आप को शर्मा जी के परिवार से जोड़कर देख पा रहे हैं, अगर आपका भी सालाना आय ब्रैकेट 9 लाख, 12 लाख और 15 लाख के बीच आता है, तो इस बार क्या कुछ होने वाला है आपके लिए बजट में खास। वेद जैन जी से आपने जाना कि अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस तो देते हैं, यानी कि जो उनकी आय होती है उस पर वो कर अदा करते हैं, टैक्स जमा करते हैं, लेकिन उस लिहाज से सरकार उन्हें सुविधाएं नहीं देती। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्ट्रक्चर में कई सुधार किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे अहम नाम, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है जीएसटी। जीएसटी के लिहाज से इस बार क्या कुछ कहा जाएगा बजट में, उसके लिहाज से क्या कुछ घोषणाएं की जाएंगी, जानने के लिए हमारे साथ वेद जैन जी मौजूद हैं। वेद जैन जी, इस बार जीएसटी को लेकर काफी चर्चा है, उसको लेकर इस बार के बजट में क्या कुछ घोषणा की जा सकती है? अगर मैं इस बजट की उम्मीदों को देखूं तो एक मुझे लगता है कि जैसे जीएसटी में कहा जा रहा है सर्विस टैक्स 18% हो जाएगा, तो सरकार ये कोशिश कर सकती है कि 1 अप्रैल से इस रेट को 18% बढ़ा दे और वो सर्विस टैक्स 1 अप्रैल से 30 जून तक सर्विस टैक्स के रूप में रहेगा और 1 जुलाई के बाद जीएसटी पे आएगा। क्या वाकई इस बार का बजट इन सभी इकोनॉमीज को उबार पाएगा, इन सभी सेक्टर्स को वापस पटरी पर ला पाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा 1 फरवरी का, जब बजट का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।